Hello मेरे प्यारे बच्चों, welcome to Auras Digital. I am Hina Nagdev, your zoology educator. Today we are going to study other components of body fluids and circulation. तो लास्ट 3 वीडियोस में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या होते हैं. इस लेक्चर में पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं और ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है. चलो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो बच्चों ब्लड ग्रुप्स के बहुत सारे टाइप होते हैं. द फर्स्ट पर्सन टू पुट फॉरवर्ड द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप वाज कार्ल लेंस्टीनर. अब देखो ब्लड ग्रुप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. देयर इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप, देयर इज आरएच ब्लड ग्रुपिंग, देयर इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें पर्टिकुलरली हमें हमारे सिलेबस में केवल 2 तरह के ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, व्हिच आर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग. दोनों बहुत ही इजी है, बस पूरा ध्यान इस वीडियो की तरफ रखना. अब देखो, अगर हमारे आरबीसी पे कार्ल लेंस्टीनर के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे आरबीसी पे ए एंटीजन होता है तो हमारा ब्लड ग्रुप कहलाता है ए. अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे आरबीसी पे ए एंटीजन होगा. अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन होगा. पर मैम एंटीजन मतलब, देखो सिंपली ये समझना, एंटीजन का रूट मीनिंग है जो एंटीबॉडी जनरेट करा सके. अब लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था एंटीबॉडीज क्या होती हैं, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो क्या करती है, किसी इन्फेक्शन को क्लियर करने में मदद करती है, पैथोजन को प्रेसिपिटेट कर देती है ना. तो वापस, अगर मेरे आरबीसी पे ए एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप है ए. अगर मेरे आरबीसी पे बी एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है बी. अगर मेरे आरबीसी में दोनों एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप हो गया ए बी. अब बच्चों ये याद रखना, अगर मेरे आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है तो मेरा ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ. अब कार्ल लेंस्टीनर इसको जीरो कहना चाहते थे पर लोगों ने इंटरप्रेट किया इसको ओ. He was trying to refer that in the O blood grouping there is no antigen present on RBC. Alright? लेकिन लोगों ने इसको जीरो की जगह ओ समझ लिया तो आज भी हम इसको O blood group ही कहते हैं. ठीक है, nevertheless. अब ये चीज खास समझना, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे आरबीसी पे एंटीजन है ए, तो क्या मैं मेरे ही अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाऊंगी. अब एंटीबॉडी बन जाएगी तो क्या होगा समझना. दूध कैसे फटता है, दूध फटता है तो बच्चों क्या होता है, पानी अलग हो जाता है, दूध प्रोटीन और फैट अलग हो जाते हैं दूध में, है ना. वैसा सेम मेरे ब्लड के साथ हो जाएगा, सेल्स अलग हो जाएंगे, प्लाज्मा अलग हो जाएगा. ऑलराइट, ऐसा मैं थोड़ी चाहूंगी अपने लिए. तो मान लो अगर मेरे खुद के पास ए एंटीजन है तो मेरे पास ओपोजिट ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी होगी. मतलब मेरे पास एंटी बी एंटीबॉडी होगी. मतलब तुम किसी भी ब्लड ग्रुप वाले का खून मेरे खून में डाल दो तो मेरा खून फट जाएगा, मतलब हीमोलाइसिस हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है बी, और उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए फिर एंटी ए, ओपोजिट ब्लड ग्रुप की. मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके आरबीसी पे कौन से एंटीजन है, दोनों ए भी है और बी भी है, इसीलिए तो ए बी बोला. तो इसके खुद ही के पास ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, तो ये क्या खुद के सेल्स को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा. खुद सेल्फ एंटीजन के लिए कभी एंटीबॉडी बना सकता है, नहीं बना सकता. तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है. ठीक है, इसीलिए भैया लुटेरा है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, अभी तुम्हें बताऊंगी. और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है जीरो, इसके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके अंदर मैंने ए ब्लड ग्रुप वाले का खून डाल दिया तो भी खून फट जाएगा, क्योंकि इसके इम्यून सेल्स ने तो कभी ए एंटीजन देखा ही नहीं ना. तो इसके आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है, इसके अंदर मैंने बी ब्लड ग्रुप वाले का खून डाल दिया तो भी खून फट जाएगा, क्योंकि इसके पास एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज है, क्योंकि इसके खुद के आरबीसी के पास कोई एंटीजन नहीं है ना. तो इसके इम्यून सेल्स के लिए तो ये दोनों एंटीजन बहरूपी है. इजी, समझ में आया अच्छे से. ठीक है. अब इसके बेसिस पे हमें ये समझना है कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन किससे ले सकता है ब्लड. मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है ए, वेरी इजी. उसके पास प्लाज्मा में अपोजिट ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी है, मतलब एंटी बी एंटीबॉडी है. तो अब ये किसको ब्लड दे सकता है. ठीक है, किसको ब्लड दे सकता है. ए वाले को तो जाहिर सी बात है दे सकता है ना, दे ही सकता है. ए वाले के पास ए एंटीजन नहीं है तो उसको तो दे सकता है.
और किसको दे सकता है? देखो ध्यान से देखो, किसको दे सकता है? कौन से दूसरे ब्लड ग्रुप के पास भी ए एंटीजन है? ए बी के पास, ए बी को भी दे सकता है। मतलब ए बी वाले को या ए वाले को दिया तो दोनों के पास एंटी ए एंटीबॉडी नहीं है, तो इन दोनों को दिया जा सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके आरबीसी में भी एंटीजन है, तो ये किसको दे सकता है? बी वाले को तो जाहिर सी बात है दे ही सकता है, और ए बी वाले के पास एंटी बी एंटीबॉडी नहीं है तो उसको भी दे सकता है। फिर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ये किसको दे सकता है? देखो ए वाले को दे नहीं सकता, उसके पास एंटी बी है। बी वाले को नहीं दे सकता, उसके पास एंटी है। ए बी वाले को दे सकता है, हाँ दे सकता है, तो सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है। ओ वाले के पास तो दोनों है, एंटी एंटी बी, उसको भी नहीं दे सकता। ओ ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है? उसके आरबीसी पे तो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो किसको दे सकता है? इसको दे सकता है, आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है ना, तो ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है, ओ वाले को तो दे ही सकता है। तो ये है हमारा संत महात्मा, ये सबको दे सकता है। ये है दानवीर कर्ण ऑफ ब्लड ग्रुप, मतलब ये दिस ओ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, ये सबको खून दे सकता है। अब ले कौन किससे सकता है, चलो देख लेते हैं। तो देखो ए ब्लड ग्रुप वाला किससे खून ले सकता है? ए वाले से तो मैम अभी तो पढ़ा है आपने, ए वाले से तो ले ही सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है, बी वाला बी वाले से ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है, ओ वाला तो देखो सबको दे रहा है ना। फिर ए बी वाला किससे किससे ले सकता है? भाई ये तो ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, ओ वाले से भी लेगा, सबसे लेगा। ये है लुटेरा, सबका पराया माल अपना कर दे वैसा, ये सबका खून ले लेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है ये है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो किसी से भी खून ले सकता है। ओके, समझ में आया? वेरी सिंपल है ना, बहुत सिंपल। चलो तो फटाफट से दो एकदम इजी क्वेश्चन पूछे हमसे, कौन है यूनिवर्सल डोनर? तो कौन है यूनिवर्सल डोनर, फटाफट से बता दो। ओ ब्लड ग्रुप। कौन है हमारा दानवीर कर्ण? ओ ब्लड ग्रुप वाला। कौन है हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर? सबसे ले लूंगा, सबका छीन लूंगा, है ना, ये कौवा है, सबका सब कुछ छीन लेगा, तो वो है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पर हम तो मैम ये पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेसिस पे होते हैं, चलो वो भी समझ लेते हैं। तो बच्चों पॉजिटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग होती है आरएच एंटीजन की वजह से। ठीक है, आरएच एंटीजन में आरएच जो टर्म है, एब्रिविएशन है, वो आता है रीसस मंकी से। रीसस मंकी ना ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, मतलब इट इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमंस। इनका मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट देखें हम, जेनेटिक एस्पेक्ट देखें, इनके अंदर के केमिकल्स देखें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज ह्यूमंस के साथ है। तो कार्ल लैंडस्टीनर को पहली बार ये रीसस मंकी में दिखा, फिर उन्हें पता चला कि अच्छा ये तो इंसानों में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इट वाज इनिशियली ऑब्जर्व्ड इन रीसस मंकी, तब से नाम ही रख दिया आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आरएच एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। देखो कुछ लिटरेचर्स में ओरिजिनली मेडिसिन में इसे डी एंटीजन कहते हैं। ठीक है, अभी हम सिलेबस में आरएच ही पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो मान लो मेरे पास ऐसा कोई आरबीसी दिख रहा है मेरे को, जिसमें ए एंटीजन है और आरएच एंटीजन है। ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बोलूंगी ए, आरएच एंटीजन है तो मैंने क्या बोला, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो मैं क्या बोलूंगी, इस इंसान का ब्लड ग्रुप कैसा है, ए पॉजिटिव है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई इंसान आया मेरे पास, उसके आरबीसी में मैंने देखा कि ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, लेकिन आरएच एंटीजन नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, आरएच एंटीजन ना हो तो हम क्या बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए बी नेगेटिव, ए और बी एंटीजन है इसलिए बोलूंगी ए बी ब्लड ग्रुप है, और आरएच एंटीजन नहीं है तो बोलूंगी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना। अभी किस बेसिस पे निर्धारित होता है कि हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो सारे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, आरएच ब्लड ग्रुपिंग ये जेनेटिक होते हैं, मतलब तुम्हें अपने मम्मी पापा से विरासत में मिलते हैं इनके जीन्स। लाइकवाइज जो आरएच के डी एंटीजन के लिए पर्टिकुलरली जो
जीन्स होते हैं। अब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कि अगर आपके पास दोनों डोमिनेंट एलील आ जाते हैं, हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स है। आपके पास एक रिसेसिव एक डोमिनेंट एलील आता है तो हम कहते हैं हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है। हम कहते हैं दोनों रिसेसिव एलील आए तो ये होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई डी एंटीजन के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा आरएच पॉजिटिव। अगर वो हेटेरोजाइगस है तो भी उसका ब्लड ग्रुप होगा आरएच पॉजिटिव। और अगर वो होमोजाइगस रिसेसिव है तो फिर उसका ब्लड ग्रुप होगा आरएच नेगेटिव। बच्चों, दुनिया की 80% पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में 80 तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, ऐसे आप ओरिजिनल लिटरेचर में देखेंगे तो 80 to 95% ऑफ इंडिविजुअल्स आर आरएच पॉजिटिव। बहुत कम ही लोग नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। ओके, तो रेंज बहुत वेरिंग है, बट ओके, ठीक है। चलो, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया है या नहीं, ये मैं जानना चाहूंगी। ठीक है, अभी तक मैंने आगे वाले सेक्शन में जो भी समझाया, इसके बेसिस पे तुम ये क्वेश्चन मुझे आंसर करके बताओ। मैंने कोई इंसान की खून की 3 बूंदे ली। मैंने किसी इंसान के उंगली में प्रिक करा, उसका खून लिया, ऐसे 3 बूंद ली एक कांच की स्लाइड पे। ठीक है, जैसे कांच की स्लाइड है, उसमें मैंने 3 बूंद ली। अब मैंने फर्स्ट ब्लड ड्रॉप पे डाला एंटीबॉडी, फिर मैंने सेकेंड ब्लड ड्रॉप पे डाला एंटीबॉडी, एंटीजन बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी, एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी, और थर्ड बूंद पे डाला आरएच एंटीबॉडी। थोड़ा सिंपल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन याद रखना। ठीक है, एंटीबॉडी कहाँ बाइंड होगी? जहां वो एंटीजन है। इतना सिंपल सा चीज याद रखना। और फिर आपको दिखा कि फर्स्ट बूंद एज इट इज रही, बाकी की 2 बूंदे जहां मैंने एंटीजन डी के अगेंस्ट एंटीबॉडी डाली, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डाली, वो दोनों क्लॉट हो गई। क्लॉट हो गई मतलब तुम्हें लिटरली ऐसे खून फटा हुआ दिखा, हीमोलाइसिस दिखा कि प्लाज्मा प्लाज्मा अलग हो गया, सेल सेल अलग हो गया, तुम्हें ऐसा दिख रहा है। तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप इनमें से क्या है? 1 2 3 या 4? तो क्विकली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम्हें क्या लगता है इसका आंसर क्या है? 1 2 3 या 4? ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है? ठीक है, लेट्स सी कितने लोगों को समझ में आया। अब इसी सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। म्हणजे काय? देखते हैं, चलो देखो। मैंने तुम्हें जैसे बताया कि दुनिया के 80% लोग तो आरएच पॉजिटिव होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं। ठीक है, कोई मम्मी है, उनका कोई सा भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, कोई सा भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, और उनकी वूम्ब में है बच्चा जिसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब क्या होता है, पहली प्रेगनेंसी के टाइम कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आएगी क्यों, वैसे समझते हैं। देखो, कैसा होता है, मम्मी और बेबी के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा एक्सचेंज एरिया होता है कि मम्मी सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू देती है। ये समझना, मम्मी और बेबी का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है। प्लेसेंटा बैरियर की तरह रहती है, छन्नी की तरह रहती है, ब्लड को छान के भेजती है बच्चे के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि समझो कि पापा का ब्लड ग्रुप अलग होगा, मम्मी का ब्लड ग्रुप अलग होता है, बेबी का भी ब्लड ग्रुप अलग आ सकता है। मान लो पापा बी पॉजिटिव थे, मम्मी ए पॉजिटिव थे, तो बच्चा ए बी पॉजिटिव आ सकता है ना। तो डिपेंड, वो तो जेनेटिक होता है। तो अगर मान लो ब्लड मिक्स हो रहा है तो दिक्कत आएगी ना। अब ये भी समझना कि आपके अंदर एंटीबॉडीज तो ही बनती है जब कोई एंटीजन आया। मम्मी को ऐसे माता नहीं आएगी कि बेबी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगेगी। बेबी का कोई सेल मम्मी में गया, मान लो मम्मी और बेबी का ब्लड ग्रुप अलग अलग है, तो बेबी का कोई सेल मम्मी में गया तो मम्मी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और बेबी के सेल्स को अटैक कर सकती है ना, क्योंकि प्लेसेंटा बैरियर है, ये कभी ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। इजी बात है। तो क्या होता है, मान लो कि ऐसी परिस्थिति है कि पापा आरएच पॉजिटिव वाले, मम्मी कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है, पापा कोई से भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कोई से भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले, और मम्मी कोई से भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है, तो चांसेस है कि बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला आ सकता है ना। तो पहली प्रेगनेंसी के टाइम कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ब्लड तो कभी मिक्स ही नहीं होता।
है ना, मम्मी और बेबी का ब्लड तो कभी मिक्स ही नहीं होता। तो पहली प्रेगनेंसी के टाइम तो नो दिक्कत, नो परेशानी, कुछ नहीं होगा। पर जब पार्चुरेशन होगा ना, पार्चुरेशन बोले तो बेबी जब बाहर निकल जाएगा, तब ना ये बैरियर प्लेसेंटा टूट जाती है। ये मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी ऐसा क्यों होता है। अरे फीमेल का पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, अभी के लिए बस इतना याद रखना, पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कम्स आउट विद द बेबी। ठीक है, इसे आफ्टर बर्थ कहते हैं कि बेबी बाहर निकल गया, अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकल गया, एंड पार्ट ऑफ प्लेसेंटा आल्सो कम्स आउट, बैरियर टूट गया। तो बेबी के कुछ सेल्स वूम्ब में रह गए होंगे, वो मम्मी की सर्कुलेशन में चले जाते हैं। अब चले जाते हैं तब, अब मम्मी के सर्कुलेशन के लिए तो वो बहरूप या पैथोजन ही होगा। अगर बेबी का ब्लड ग्रुप अलग है तो उसके आरबीसी पे कोई एंटीजन अलग सा होगा। तो मम्मी के लिए तो बहरूप यही है ना, मम्मी के सर्कुलेशन में तो कभी नहीं देखा था उसको, तो मम्मी एंटीबॉडीज बना के रख लेंगी। अब दूसरी बार सेम सिचुएशन हुई, दूसरी बार सेम सिचुएशन हुई, मम्मी तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है, बच्चा फिर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम। तो मम्मी ने जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आरएच एंटीबॉडीज बना ली थी ना, क्योंकि बच्चे के सेल्स मम्मी में चले गए थे, बैरियर टूट गया था, वो वाली एंटीबॉडीज अब सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम बेबी के ये उम्बिलिकल कॉर्ड में प्लेसेंटा क्रॉस करके उम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी के सेल्स को अटैक करने लगेंगी। ठीक है, बहुत ही खतरनाक परिस्थिति होती है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, अब इसका रूट मीनिंग क्या होता है, एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्टोसिस का मतलब होता है इमेच्योर आरबीसी, इमेच्योर स्टेट में ही रिलीज हो जाते हैं और लाइस भी हो जाते हैं, फूट भी जाते हैं। फीटलिस मतलब फाउंड इन न्यूबॉर्न। तो बेसिकली ये समझो, मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि ब्लड सेल प्रोडक्शन हीमेटोपोएसिस बेबी में इनिशियली लिवर में स्प्लीन में हो रहा होता है। ठीक है, तो आरबीसीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, याद रखना, कहाँ है, लिवर में और स्प्लीन में। तो मम्मी ने जो एंटीबॉडीज बेबी के अंदर डाल दी, थ्रू प्लेसेंटा क्रॉस करके चली गई, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी के टाइम बन गई थी, और मम्मी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में से बनी बनाई बहुत सारी एंटीबॉडीज बेबी को देती है। क्यों, बच्चे को बीमारियों से बचाने के लिए, से पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं इसको। तो मम्मी तो बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। अब मम्मी के सर्कुलेशन को ये थोड़ी पता है कि जो बेबी है वो मरी जाएगा, ये तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बेसिस पे चलता रहता है। तो होगा क्या, मम्मी की एंटीबॉडीज आएंगी, बच्चे का खून फट जाएगा, से हीमोलाइसिस कहते हैं। फट जाएगा मतलब लिटरली आरबीसी अलग हो जाएंगे, प्लाज्मा अलग हो जाएगा, इंस्टेंटली बेबी विल डाई। जॉन्डिस, जॉन्डिस पीलिया, देखो बहुत बेसिक सेंस में समझने की कोशिश करना, दैट लिवर है उसके अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो लिवर सेल के अंदर होना चाहिए था ये पिगमेंट, लिवर सेल फट जाए तो ये पिगमेंट बाहर निकल जाएगा ना, बाहर निकल जाके कहीं भी डिपॉजिट हो जाएगा, स्किन में डिपॉजिट हो जाएगा, आंखों में डिपॉजिट हो जाएगा, तो येलो येलो दिखने लगेगा इंसान, इसी को तो हम जॉन्डिस माने पीलिया कहते हैं। तो ये दर्शाता क्या है कि लिवर डैमेज हो गया। क्यों, क्योंकि लिवर के अंदर आरबीसी था ना, तो एंटीबॉडीज वहां गई होंगी, अटैक किया होगा आरबीसी पे, है ना, इसलिए लिवर भी डैमेज हो जाता है, इमेच्योर आरबीसी रिलीज हो जाते हैं। इसी को लिटरली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बिकॉज ऑफ इट, ऐसा कि आरबीसी अभी तो बना और फूट गया, एंटीबॉडीज ने अटैक कर दिया। ठीक है, इंस्टेंटली बेबी की मौत हो जाती है इस केस में। तो अब तो मेडिसिन एडवांस है, हमने तो कभी नहीं सुना है मैम इसके बारे में, नहीं सुना है क्योंकि मेडिसिन एडवांस हो गया है ना। तो अब क्या होता है, जैसे कोई गायनेक के पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जहाँ उनको पता चलता है कि जो फादर है उनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और जो मदर है उनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो ऐसे केस में क्या होता है, बेबी का जन्म होता है ना, तभी डॉक्टर पहले ब्लड ग्रुप चेक करते हैं बेबी का। अगर बेबी आरएच पॉजिटिव निकला ना, तो तुरंत मम्मी को एंटी आरएच एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर कर देते, इंजेक्ट कर देते हैं एंटी आरएच एंटीबॉडीज, जिसका नाम है रोगाम। ठीक है, इसका जिस नेम से इसको मार्केट करके मतलब मिलती है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, उसका नाम है रोगाम एंटीबॉडीज। मतलब तुम समझना, मैं बहुत इजी सेंस में समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो ये आरएच, ये है आरएच एंटीजन, ठीक है,
RH एंटीजन के अगेंस्ट ऐसी RH एंटीबॉडी बने। वो बहुत प्रिमिटिव डायग्राम बना रहे हैं, एक्चुअली एंटीबॉडी ऐसी होती है, पर वो हम पढ़ेंगे बाद में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। अभी तो तुम इतना याद रखना। मान लो ये RH एंटीजन है, RH एंटीजन के लिए RH एंटीबॉडी ऐसी बनी है। मैं क्या करूंगी, रोगाम एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो ना ये रीजन्स पे बाइंड हो जाएंगी। समझ रहे हो, RH एंटीबॉडी पे बाइंड हो जाए, ऐसी एंटीबॉडीज डाल दी, तो इससे क्या होगा, देखो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जिस भी सेल पे अटैच हो, हमारी इम्यून सेल्स को लगता है ये खतरा, इसको मार दो। तो हमने मम्मी के इम्यून सिस्टम को बेवकूफ बनाया कि RH एंटीबॉडी खतरा है, क्योंकि हमने एंटी RH एंटीबॉडी डाल दी। तो इससे क्या होगा मम्मी के ही खुद के इम्यून सेल्स RH एंटीबॉडीज को खत्म कर देंगे। अब होता क्या है, जैसे मान लो कोई एंटीबॉडी, देखो आप समझना कि एंटीबॉडी पे से हवा में माता नहीं आती है कि कोई सिलेक्ट हो गई, कोई बन गई। लिटरली ऐसा होता है कि बहुत सारे टाइप की एंटीबॉडीज बनती है, उसमें से जो प्रॉपर्ली फिट हो जाए, इसको पता चल जाता है कि चलो मैं फिट हो रही हूँ, मैं फिट हो रही हूँ, तो ये बी लिम्फोसाइट के पास जाती है कि देख मैं सिलेक्ट हो गई, मेरी कॉपी बना दे। तो बी लिम्फोसाइट उसी एंटीबॉडी की कॉपीज बना के रखता है मेमोरी के फॉर्म में। पर ये वैसे जा पाए बी लिम्फोसाइट के पास, उससे पहले हमने इसको मरवा दिया, खत्म कर दिया ताकि ऐसा कुछ ना कर सके। मैंने बहुत ही प्रिमिटिव टर्म्स यूज करी है बच्चों, क्योंकि हम ये डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की, तो बहुत ही सिंपल है। मेरे जमाने में तो बहुत डिफिकल्ट पूछा जाता था। मेरे जमाने की एनसीईआरटी तो बहुत डिटेल में देती थी ब्लड क्लॉटिंग। फॉर्चुनेटली तुम उस जमाने में नहीं पढ़ रहे हो, तो हम तुम्हारे जमाने की एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, ब्लड कोओगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग, ये क्या होते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें समझाया था जब मैं प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन के बारे में समझा रही थी, कि देखो दो तरह से इंजरीज हो सकती है, दो तरह के ट्रॉमा हो सकते हैं हम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की बात नहीं कर रहे हैं। तो दो तरह के ट्रॉमा हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं कहीं गिर पड़ गई, लग गया, चोट लग गई, तो ये एक्सटर्नल इंजरी होती है। और मैं जिम जाके मुझे तो लगता है कि भाई मैं तो बाइसेप बना लूं, ये कर लूं तो जब हम स्ट्रेनस वर्कआउट करते हैं या मैंने बहुत भारी चीजें उठा ली, तो मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज फूट जाती हैं। ये इंटरनल ब्लीडिंग होता है, इंटरनल ट्रॉमा होता है। दोनों केसेस में तुम्हें कुछ नहीं पता चलता है, नहीं ऑब्वियसली चोट वोट लगती है, पता तो चलता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि खून थोड़ी देर बहता है, थोड़ी देर में बहना बंद हो जाता है, तो ऐसा ब्लड क्लॉटिंग के कारण होता है, ठीक है। अब इट इज अ एनसीईआरटी सेज इट इज अ कैस्केड ऑफ प्रोसेस, मतलब कैस्केड है कॉम्प्लेक्स पाथवे। कैस्केड का मतलब देयर इज अ कॉम्प्लेक्स पाथवे, इसने इसको एक्टिवेट किया, इसने इसको एक्टिवेट किया, इसने इसको एक्टिवेट किया करके एक बड़ा सा पाथवे, जो आप एमबीबीएस में जाके पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी तो कोई मतलब नहीं है, अभी तो तुम इतना याद रखो कि कुछ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, जो एनसीईआरटी में दिए हम सिर्फ उनको याद करेंगे, ठीक है। एक बस इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना कि टोटल 12 फैक्टर्स या क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं। इनमें से सबको प्रोटीन नहीं कह सकते, क्योंकि जो फोर्थ फैक्टर होता है, फैक्टर 4 होता है, वो कैल्शियम होता है, कैल्शियम आयन होता है, ठीक है। तो मेरे जमाने में तो वैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि सारे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स लिवर से बनते हैं। मैम ये तो आपने बताया था रीनीट में। भाई रीनीट में मैं ब्लड प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स का बोल रही थी, जो 2000, मुझे ईयर याद नहीं है, माफ कर देना लेकिन हाँ 2014 के बाद जो रीनीट हुई थी उसमें पूछा गया था। अब देखो एनटीए वाले कोई ना कोई तो घमासान क्वेश्चन रख ही देते हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी से इर्द गिर्द है, लेकिन एग्जैक्ट एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिया, जो जरूरी भी है रैंक फिल्टर करने के लिए। बट एनीवे, तो मेरे जमाने में क्वेश्चन पूछा जाता था कि सारे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स लिवर में बनते हैं सिवाय, तो सिवाय फैक्टर 4, क्योंकि तो आयन है, ये थोड़ी ना लिवर में बनेगा, तो डाइट के थ्रू आता है। खैर बस इतना याद रखना कि 12 क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, हमको तो नाम भी याद करने पड़ते थे इनके, बट आपको नहीं याद करने, यू आर लकी, जेन जी इज लकी। तो 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से फोर्थ फैक्टर कैल्शियम होता है।
और कैल्शियम सारे पाथवे में चाहिए, पूरे पूरे पाथवे में चाहिए। मतलब अगर मैं ब्लड क्लॉटिंग कराना चाहती हूँ तो कैल्शियम रिलीज होना चाहिए। थोड़ा बहुत रीजन बता देती हूँ। तो देखो एनसीईआरटी में इतना सा दिया है कि एनसीईआरटी भैया बोल रही है कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है थ्रोम्बोकाइनेस। एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये सब यूनिट, ये सब यूनिट, ये सब यूनिट, ये सब यूनिट, ये सब यूनिट आया तो टोटल जो एक फंक्शनल प्रोटीन बना वो बहुत सारे सब यूनिट्स के कारण बना। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेस। वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अब फाइब्रिनोजन जो हमने पढ़ा था प्लाज्मा प्रोटीन्स में, देखो ओजन, ये फॉर लाइफ याद कर लेना। कभी भी तुम्हें कहीं भी लिटरेचर में OGEN ओजन लिखा हो, इसका मतलब है वो इनएक्टिव स्टेट में। ठीक है, तो ये इनएक्टिव स्टेट में सोल्यूबल होता है, मतलब तुम्हें खून में से अलग सा दिखेगा नहीं। ठीक है, सोल्यूबल हो जाता है वाटर में। पर जब ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है तो इनसोल्यूबल हो जाता है। भाई तुमको ब्लड क्लॉट करना है तो इनसोल्यूबल तो बनाना पड़ेगा ना। अब मान लो मेरे पास एक एक्वेरियम है, उसमें एक लकीर हो गई और पानी बह रहा है बाहर, तो मैं क्या उसको पेपर की टेप से चिपकाऊंगी तो पानी बहना बंद हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं बंद होगा। हाँ, लेकिन मैं प्लास्टिक की सेलो टेप से उसको वो कर दूंगी, कवर कर दूंगी, तो हाँ तो मैं थोड़ा बहुत पानी बहने से रोक सकती हूँ, राइट। तो लाइकवाइज फाइब्रिन इनसोल्यूबल होता है, इसी कारण ये क्लॉटिंग में मदद करता है। तो होता क्या है, जब कोई इंजरी हो जाती है, ब्लड बाहर बहने लगता है, तो इस इंजरी से ही कैल्शियम आयन रिलीज होना बढ़ जाता है। कैल्शियम आयन रिलीज होने से प्लेटलेट्स स्टिकी हो जाती हैं, तो उस जगह पे जहाँ पे इंजरी हुई है, उस लोकेशन पे ब्लड वेसल पे पहले प्लेटलेट्स आपस में चिपक जाती हैं, उस पे फाइब्रिन थ्रेड्स अपना एक नेटवर्क बना देती है। इस कलेक्टिव चीज को ब्लड क्लॉट कहते हैं। ठीक है, दिस कलेक्टिव थिंग इज नोन एज ब्लड क्लॉट। ऑलराइट, तो ऐसे ब्लड क्लॉट होता है। अब मेरे आपसे एक क्वेश्चन, तो देखो मैंने ये लेक्चर में रखा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आप, मैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे। जैसे मैंने आपको पूछा, बताया मतलब कि RH एंटीबॉडीज ना प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी को अटैक करती हैं। तो मुझे जरा सा सोच के ये बताओ कि ऐसा RH एंटीजन के लिए हो रहा है, ए बी हो, ए और बी एंटीजन के लिए क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा भी हो सकता है ना कि मम्मी का ब्लड ग्रुप ए हो, बेबी का ब्लड ग्रुप बी हो, तो ऐसे केस में एंटीबॉडीज क्यों नहीं अटैक कर रही हैं? और दूसरा मेरा सवाल है कि मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मेरे आरबीसी पे ए एंटीजन है, तो मैं ओ ब्लड ग्रुप वाले से खून लेती हूँ, लेकिन ओ वाले के प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी तो है ना, तो वो मुझे अफेक्ट नहीं करेगी। तो क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हम क्या करते हैं, ये भी मुझे एक बार सोच के बताना। वो गूगल में डायरेक्टली आंसर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन लेट मी सी योर सर्चिंग एफर्ट। एंड जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो मुझे उसका आंसर तो जरूर से बताना कमेंट्स में। तो इसी के साथ आज के सभा में समाप्त करते हैं। आगे का जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल आओ जो। जय श्री कृष्ण।